दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। आज मेरी हिंदी की सेकंड क्लास है और आज मेरा टॉपिक है समास। इसमें हम आपको समास की एक बहुत आसान सी ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए और आता ही है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए अपना टॉपिक। बात करते हैं समास की। तो समास को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, उसी को हिंदी में हम समास के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पहले ही लाइन से बहुत बार पूछा है कि समास का अर्थ होता है, तो संक्षिप्त होता है समास का अर्थ, या संक्षिप्तीकरण होता है, छोटा रूप। ठीक, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। मतलब अगर हम कहें रथ को चलाने वाला तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहेंगे रथ चालक तो क्या हो जाएगा, ये समास हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने रथ को चलाने वाले को एक छोटे शब्द में बना दिया, रथ चालक। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। समास की परिभाषा क्या होती है कि जहां कम से कम शब्दों में एक ऐसा शब्द बनाया जाए जिसमें कई अर्थ या अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाए। ठीक, ये होता है समास। तो आप आराम से जानिएगा कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, शॉर्ट फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, रसोई घर क्या हो गया, समास हो गया। हाथ के लिए हथकड़ी, तो हथकड़ी क्या हो गया, हथकड़ी क्या हो गया, समास हो गया। तो ये सारे जो वर्ड हैं, हाथ के लिए कड़ी, ये लंबा सेंटेंस है, इसको एक वर्ड में बना दिया गया, छोटा रूप दे दिया गया, तो ये क्या बन गया, समास बन गया, संक्षिप्तीकरण कर दिया गया इसका। आगे बात करते हैं कि सामासिक शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक, सामासिक शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है, सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे अगर हमने कहा रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो वहां क्या हो गया, रथ को चलाने वाला, इसका अर्थ क्या हो गया, रथ चालक। तो ये जो नियम होता है ना, जिस नियम के तहत हम ये इसको रथ को चलाने वाले को रथ चालक बना देते हैं, उस नियम को हम क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक, इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभिन्न विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं और क्या हो जाता है, वो समासिक पद में चेंज हो जाता है। जैसे एक फॉर्म है तत्पुरुष समास, समास का एक भेद है जिसमें 6-7 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो उस विभक्ति चिन्हों का जब लोप होता है, जब वो हट जाते हैं, तो वहां सामासिक शब्द का प्रयोग हो जाता है, सामासिक नियम का प्रयोग हो जाता है। तो सामासिक नियम क्या होता है, समास के नियमों से निर्मित शब्द। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या होता है, तो सामासिक शब्द होता है। और समास का संक्षिप्त रूप, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। अब बात, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र को क्या कर दिया गया, सामासिक शब्द में राजपुत्र कर दिया गया। अब बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो आप ये जान लीजिएगा कि समास के कुल 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं, और कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, फिर होता है द्विगु समास, और लास्ट पांचवा होता है द्वंद्व समास, और लास्ट होता है बहुव्रीहि समास। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद माने गए हैं, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु माना गया है।
ठीक, तत्पुरुष समास के ही दो अन्य भेद माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु समास माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा समास के कुल कितने भेद होते हैं तो 6 होते हैं। मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो 4 होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास जो होता है उसको तत्पुरुष का ही भाग माना जाता है। तो समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक, अब बात करते हैं एक एक अलग अलग समास की कि किस समास को क्या कहते हैं, कैसे उनका नियम पहचाना जाता है, कौन कौन से शब्द उनके अंदर आते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, उसका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मतलब होता है जब कोई शब्द किसी शब्द के आगे लगे, जैसे हम कहेंगे दिन, दिन के आगे अगर हमने लगा दिया प्रति तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। दिन के आगे अगर हमने लगा दिया प्रति तो क्या बन गया? प्रतिदिन। ठीक, तो ये जो प्रति लगाया ना हमने, एड ऑन किया जो प्रति, वो क्या हो गया? वो हमारा हो गया अव्यय या उपसर्ग। ठीक, प्रति लगाने से क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन हो गया, चेंजिंग आ गई। ठीक, वर्ड पूरा क्या हो गया? चेंज हो गया। दिन, दिन में हमने क्या किया? प्रति लगा दिया, प्रतिदिन मतलब डेली। ठीक है, तो जब कोई शब्द किसी शब्द के पहले लग जाए तो उसे अव्यय कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं उसे हिंदी में। ठीक, उसमें क्या होता है? जब पहला शब्द लगता है किसी शब्द में, जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने बताया शक्ति, शक्ति में अगर हम लगा दें यथाशक्ति, यथा शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति हो। तो यथा क्या हो गया? हमारा अव्यय या उपसर्ग हो गया, जिसके लगने से अगले शब्द का अर्थ बदल गया, पूरा शक्ति का अर्थ ही बदल गया। ठीक, तो जब कोई शब्द में एक अन्य शब्द जुड़ता है शब्द के पहले तो उसे अव्यय कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं, और पहले वाले शब्द की प्रधानता होती है, इसके कारण उसका क्या होता है? अर्थ बदल जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सिंपल सा अर्थ जानिएगा कि जिसमें पहले उपसर्ग या अव्यय जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अभी नीचे उदाहरण आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिखाते हैं, जैसे यथाक्रम, क्रम में क्या लग गया? यथा जुड़ गया, क्रम के अनुसार। यथा नियम, तो नियम में क्या जुड़ गया? यथा। जो ये यथा जुड़ा है वो क्या है? वो है अव्यय या उपसर्ग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एग्जाम में पूछता है कि यथाक्रम में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यथाक्रम, तो यथा क्या है? उपसर्ग है, तो जिस शब्द में उपसर्ग लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि शब्द में अगर अन्य शब्द लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय लगा है, तो वो साधारण सी बात है, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर है यथा नियम, फिर है प्रतिदिन, दिन में क्या जुड़ गया? प्रति जुड़ गया। प्रतिवर्ष, वर्ष में क्या जुड़ गया है? प्रति जुड़ गया है। आजन्म, जन्म में क्या जुड़ गया? आ भी क्या होता है? उपसर्ग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यथा साध्य, मतलब जितना हमारा साध सके, हम जितना निशाना साध सके, जितना हम गोल अपना साध सकें, यथा साध्य। यथा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। धड़ाधड़, धड़ क्या होता है? आवाज होती है, साउंड होता है। धड़ मतलब सीना भी कहते हैं। ठीक, धड़ से अलग कर देना मतलब गर्दन अलग कर देना। तो धड़ा जुड़ गया। धड़ा क्या है? धड़ा उपसर्ग है या अव्यय है। ठीक, घर, 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 एक घर मतलब घर, घर घर मतलब एक और घर जब जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? उपसर्ग या अव्यय बन जाता है। आमरण, यथाकाम, ये सारे ढेर सारे हमने आपको दिए हैं। क्या दिए हैं? उदाहरण दिए हैं। ठीक, किसके उदाहरण दिए हैं? अव्ययी भाव समास के। तो अव्ययी भाव समास का परिभाषा है कि जिसमें पहला पद प्रधान हो, जैसे प्रतिपल में प्रति प्रधान हो गया।
ठीक, तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है और शब्द में अव्यय या उपसर्ग जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, जबकि तत्पुरुष में क्या है? दूसरा पद प्रधान है। दूसरा पद मतलब जैसे प्रतिदिन में हमने क्या बताया कि प्रति प्रधान है। क्यों है? क्योंकि प्रति के जुड़ने से क्या हो रहा है? दिन के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो प्रति क्या हो गया? प्रधान हो गया अव्ययी भाव समास में। ठीक, अव्यय जुड़ गया। उसी तरह तत्पुरुष समास के जो शब्द होते हैं उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें कारक चिन्ह होते हैं। नीचे हमने आपका एक चार्ट बनाया है, जैसे ही वो चार्ट आप समझेंगे, उस चार्ट को समझते ही आप तत्पुरुष समास पहचान लेंगे। इसमें 7 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कारक चिन्ह कर्ता ने, फिर कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये जो लिखा है ना, ने, को, से या के द्वारा, के लिए, से अलग होने के लिए, इस तरह शब्दों में आपको अर्थ सुना समझ में आएगा। जैसे हम कहें रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि को किस में आता है? कर्म कारक का चिन्ह है को। तो रथ को चलाने वाला, रथ चालक मतलब क्या हो गया? रथ को चलाने वाला। तो रथ चालक में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें इन 7 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कैसा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। यहाँ हमने 7 कारक चिन्ह बनाए हुए हैं। यहाँ धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखिएगा। प्रथम है कर्ता ने, द्वितीय है कर्म को, तृतीय है करण से, चतुर्थ है संप्रदान के लिए, पांचवा है आपादान से अलग होने के लिए। ऐसे कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पे संप्रदान कारक चिन्ह होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से वो पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक, लेकिन करण से मतलब किसी चीज के द्वारा जब कोई काम होता है वहां पे करण कारक लगता है। ठीक, छठा है संबंध का, के, की या रारे री अर्थ में आएगा। अधिकरण में पर, ये 7 चिन्ह। 8वें का इसमें महत्व नहीं है। तत्पुरुष समास में 7 ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और हर शब्द में आपको वो कारक चिन्ह मिलेंगे तत्पुरुष समास के। यहाँ हमने उदाहरण दिया है, जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो देश के लिए भक्ति में आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कारक चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया देशभक्ति में। ठीक, तो आपको ये देशभक्ति शब्द एग्जाम में देगा कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो आपको देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये समझना होगा। और इस समझने के साथ ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो ये तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की सबसे अच्छी पहचान यही है। वैसे तो परिभाषा बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन जो ट्रिक है इसको जानने का वो सबसे आसान यही है कि जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा, राजपुत्र, तो राजपुत्र जब आप शब्द पढ़ेंगे और उसको अलग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? राजा का पुत्र। तो का क्या होता है? कौन सा होता है विभक्ति और कौन सा चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं भी ध्यान रखे हैं तो इतना पता होगा कि राजा का पुत्र, इसमें क्या यूज हो रहा है? कारक चिन्ह यूज हो रहा है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, ये सब कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। तो बस कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो राजपुत्र में कौन सी हो गया समास? राजपुत्र में तत्पुरुष समास हो गया। शराहत, सर से आहत, से क्या हो गया? किसी के द्वारा चोट लग रही है ना, तो जब द्वारा चोट लगेगी वो क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। ठीक,
अगर किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहां आपादान कारक होता है। मीन्स जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अव्ययी समास में क्या होता है, अव्यय लगा होता है शब्दों के पहले या उपसर्ग लगा होता है। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और इसमें 7 कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबोधन में पर, ठीक, इस तरह से 7 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमने दिए हैं, जैसे राह खर्च, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक, राजा का महल, हर वर्ड में इसमें क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन इससे ऐसे ही पूछता है कि राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार को आप जैसे ही विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो राजा का कुमार, कार है क्या, का क्या है, विभक्ति कारक चिन्ह है। ठीक, तो कारक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है, तत्पुरुष में। आप जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ हमने बहुत ढेर सारा उदाहरण लिया हुआ है, आप स्क्रॉल करके इसे देख भी सकते हैं। अन्नहीन, जलहीन, गंगा जल, ठीक, गंगा का जल। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या होता है, इसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। देखिए हमने इसीलिए बताया था कि तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है कर्मधारय समास और द्विगु समास, क्योंकि तीनों में ही उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान माना जाता है। जैसे सेनापति, तो इसमें पति जो है वो प्रधान है और सेना जो है वो गॉड है। तो सेनापति, ऊपर आपको उदाहरण दिख रहा होगा, सेना का पति। तो इसमें भी तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, इसी तरह कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें विशेषण विशेष्य होता है। ठीक, जैसे हम कहें कमल नयन, तो कमल नयन मतलब कमल के समान आंखें, तो आंखों की तुलना किससे कर दी गई, कमल से कर दी गई। तो आंख क्या हो गया, आंख हमारा विशेष्य हो गया और कमल क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इसी तरह इसमें विशेषण विशेष्य रहता है, मतलब आपको लगेगा कि इसमें एडजेक्टिव यूज किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव किसी न किसी चीज के लिए। उदाहरण जैसे कहें चंद्रमुख, चांद के समान चेहरा, तो चेहरा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और चांद क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, इस तरह से जैसे उदाहरण है चरण कमल, तो चरण क्या है, कमल के समान है, तो चरण क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और कमल क्या हो गया, विशेषण हो गया। नील गगन, नीला है जो गगन, यानी जो आसमान है वो विशेष्य हो और उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वो कर्मधारय समास होगा। ठीक, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान चेहरा। ठीक, या महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब जिसकी आत्मा महान है, आत्मा क्या होगा, विशेष हो गया, और वो महान है ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये सारा यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है। अब बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, बस इतना जान लिया, न्यूमेरिकल होता है, नंबर वाला होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी हो सकता है। पहला जो वर्ड होगा द्विगु समास का वो क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा या संख्यावाची होगा। ठीक, और इसमें भी उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, ये एक ग्रुप को दिखाता है, इसे हम कहते हैं तिराहा। तो तिराहा मतलब ती क्या है, तीन राह, तीन राह, तीन राहों का समूह क्या हो जाएगा, तिराहा। तो तिराहा में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा कहेंगे तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि चौराहा मतलब चार राह, तो ये क्या है, संख्यावाचक है। जैसे हम कहें पंचमुख, 5 मुखों का समूह, तो पंचमुख क्या हो जाएगा,
द्विगुवाचक हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्यावाचक शब्द प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ हमने उदाहरण दिया हुआ है, ठीक। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दोपहर 2 आ गया, ठीक। त्रिवेणी 3 आ गया। पंचतंत्र 5 आ गया। इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि आप देख लेंगे, जैसे ही आपको दिखेगा कि संख्यावाची शब्द लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास होगा। रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि अभी हमने आपको बताया पहला क्या था, अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद क्या होता है, उपसर्ग या अव्यय होता है समास में, ठीक। जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथासंभव में यथा क्या था, उपसर्ग था या अव्यय था। फिर हमने बात किया तत्पुरुष समास, उसमें कारक चिन्ह लगे होते हैं। जैसे रथ चालक, हमने बताया रथ को चलाने वाला, ठीक है। जैसे हमने बताया देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। फिर हमने बात की कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, एक विशेष्य होता है और अगला उसकी विशेषता होती है। जैसे हमने बताया नील गगन, नीला है जो गगन, आसमान क्या है, नीला है। ये आसमान क्या हो गया, विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता क्या हो गई, नीला होना हो गई। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। फिर हमने चौथा समास बताया आपको द्विगु समास। द्विगु में क्या बताया कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है, उसमें नंबर होता है, ठीक। ये 4 समास हमने आपको बताया, जिसमें पहला अव्ययी भाव है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अन्य तीनों में तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों में ही दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे दोपहर, तो दो प्रधान नहीं होगा, पहर प्रधान होगा। त्रिवेणी में त्रि प्रधान नहीं होगा, वेणी प्रधान होगा, ठीक। तो ये 4 समास हमने पढ़े अभी तक। 5वें समास की तरफ चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए, जिस वर्ड में से बीच में चिन्ह लगा होता है ना, छोटा सा ऐसे माता पिता के बीच में से डैश लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, न इधर न उधर, क्योंकि माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, रात दिन। इसमें और जो शब्द होता है ना, उसका लोप होता है। जैसे माता और पिता, तो और नहीं रहेगा, लेकिन आप जैसे ही वो शब्द पढ़ेंगे आपको अपने आप और का बोध होने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि इसके बीच में और होना जरूरी होता है। यहाँ आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, ये बीच में जो चिन्ह लगाए ना, पाप पुण्य के बीच में, अपना पराया के बीच में, द्वंद्व समास में यही चिन्ह का प्रयोग होता है अधिकतर शब्दों में। और अधिकतर शब्द उल्टे भी मिलते हैं, दिन रात अपोजिट मिलते हैं। तो जिस समास में चिन्ह का प्रयोग हो वो क्या है, द्वंद्व समास है। और शब्द लुप्त होता है और का अर्थ निकल के आता है, वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। नर नारी, अन्न जल, राधा कृष्ण, गुण दोष, देश विदेश, अमीर गरीब, ये सारे क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें कोई पद भी प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलके कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे हम कहें पीतांबर, तो पीतांबर किसे कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है। पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। अर्थात के बाद का जब अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसमें न पहला पद न दूसरा पद, तीसरा पद प्रधान होता है। जो अर्थात के बाद का अर्थ निकलेगा वो ही प्रधान होगा। जैसे हम कहें त्रिनेत्र, तो 3 आंख किसकी होती है, त्रिनेत्रधारी, यानी 3 आंख वाला। तो 3 आंख किसका होगा, शिव जी का। त्रिनेत्रधारी अर्थात शिव शंकर, तो शिव शंकर क्या हो गए, प्रधान हो गए, ठीक। जैसे हम क्या, वीणा वादनी, वीणा को बजाने वाली, तो वीणा कौन बजाता है, सरस्वती जी, वीणा वादनी कहते हैं उनको। तो वीणा वादनी अर्थात सरस्वती, तो सरस्वती क्या हो गई, प्रधान हो गई। जिस समास में ये अर्थात के बाद वाला अर्थ निकल के आ जाता है वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे गजानन, गज है जिसका आनंद, जिसका चेहरा गज का है, गज मतलब हाथी का है, अर्थात गणेश जी। अर्थात के बाद का अर्थ निकल के आएगा। ज्यादातर इसमें जो यूज होता है ना वर्ड, वो हमेशा देवी देवताओं का ही यूज होता है, ठीक है। त्रिनेत्र,
यानी 3 नेत्रों वाले। नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, यानी शंकर जी। लंबोदर जिसका पेट बड़ा हो, यानी गणेश जी। दशानन जिसके 10 चेहरे हों, वो रावण। चतुर्भुज, 4 भुजा। देखिए चतुर्भुज, आप अगर सोचेंगे कि चतुर्भुज में तो द्विगु समास है क्योंकि इसका पद संख्यावाची है, लेकिन अगर चतुर्भुज दिया है तो आपके ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों है, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। लेकिन अगर चतुर्भुज में अर्थात के बाद का अर्थ निकल के आता है, आपको पता है ये चीज कि इसमें बहुव्रीहि समास ही है, तो बहुव्रीहि समास भी है, ये बात आपको पता है, और द्विगु भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप हमेशा ही बहुव्रीहि समास टिक करेंगे। ठीक। वीणा वाणी, श्वेतांबर, सफेद वस्त्र वाली अर्थात क्या, सरस्वती जी। ठीक, इस तरह इसके ढेर सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इतने उदाहरण आप पढ़ लेंगे तो खुद ही आधे क्वेश्चन बहुव्रीहि के सॉल्व कर देंगे। अब नीचे हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? समान अधिकरण मतलब दोनों समान होते हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद बराबर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, बस ये जान लीजिए किसमें दोनों पद बराबर होते हैं, तो द्वंद्व समास में। माता और पिता, दिन रात। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? छोटा शब्द जो होता है उसे समास कहते हैं। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो जन्म के पहले आ लगा है। ठीक, आ क्या है? उपसर्ग है या अव्यय है, तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी। ठीक, तो अब इसमें द्वंद्व भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है, द्विगु नहीं दिया है, तो 4 भुजाओं वाला अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। ठीक है, विद्यार्थी में क्या है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। विद्यार्थी मतलब विद्या को प्राप्त करने वाला या सीखने वाला, तो विद्या को सीखने वाला। ठीक, विद्यार्थी। तो क्या कहेंगे हम? को लग गया है, तो को क्या है? को हमारा कारक चिन्ह है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है? विष्णु जी करते हैं, तो चक्रपाणि में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पाप पुण्य, अब देखिए पाप पुण्य के बीच में ये जो चिन्ह लगा है ये किस में लगता है? द्वंद्व समास में, तो क्या हो जाएगा इसमें? द्वंद्व समास। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? बाद वाला पद, तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है? तो हमने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है जो अर्थात के बाद का अर्थ देता है। ठीक, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो बचा क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास का क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, वो क्या हो जाएगा? कमल क्या है? नीले रंग का है, तो कमल विशेष्य है और नीला उसकी विशेषता है। विशेष्य और विशेषता का संबंध जिस भी समास में होता है वो कर्मधारय समास होता है। वह समास जिसका प्रथम पद गौड़ होता है, यानी जरूरी नहीं होता है, तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, तो हमने बताया था बहुव्रीहि समास का दोनों पद प्रधान न हो के अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? समस्त पद बहुव्रीहि का उदाहरण है। ठीक, यानी उसमें बहुव्रीहि का निशान। पंचानन, 5 मुखों वाला अर्थात हनुमान जी को माना जाता है। ठीक, तो पंचानन में क्या है? बहुव्रीहि समास है। चौराहा में क्या समास है? द्विगु समास है। दीनानाथ, दीनों के नाथ अर्थात
क्या हो जाएगा, दीनों के नाथ, यानी भोले बाबा को कहा जाता है दीनानाथ, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईश्वर को परम माना गया है, तो अर्थात सारे भगवान आएंगे तो इसमें बहुव्रीहि नहीं हो सकता, कोई एक नाम नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर क्या है, विशेष है और वो बहुत महान है, परम है, वो क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक, वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद, जैसे माता पिता, दिन रात, ये क्या है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अनुगुण में कौन सा समास है, अनुगुण, गुण में अनु उपसर्ग लगा है या अव्यय लगा है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो ट्रिक हमने आपको बताई, अगर आप इससे पढ़ेंगे तो कभी भी आपका समास से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, अनुगुण, ये सब अव्ययी भाव है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो, जैसे अभी हमने बताया था रथ चालक, ठीक, इस तरह से तत्पुरुष समास है। अब तो उसके बाद हमने बताया कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। नील गगन, ठीक, नीला है जो गगन, गगन की विशेषता है कि वो नीला है, तो इसमें कर्मधारय समास। फिर हमने बताया द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, ठीक है, नवरात्रि, ये सब क्या है, द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में एक चिन्ह लगा होता है और का लोप होता है, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में हमने आपको बताया कि तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात के बाद का एक अर्थ निकलता है, जैसे अभी हमने बताया पीतांबर या चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, ठीक, अर्थात के बाद का अर्थ निकलता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम हिंदी में लेके आएंगे संधि, संधि क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, समास और संधि में क्या अंतर है, ये सारी टॉपिक हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।